सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से रिबेल स्टडी पॉइंट पर। लास्ट क्लास में हमने सेल बायोलॉजी के सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोजेक मॉडल के बारे में अध्ययन किया था। हमने पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजेक मॉडल है 1972 में निकलसन और सिंगर के द्वारा दिया गया था, जिसमें हमने प्रोटीनों के बारे में और लिपिड्स के बारे में पढ़ा था कि प्रोटीन कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, उनका क्या 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 कार्य होता है, लिपिड कौन कौन से होते हैं और उनका कार्य क्या होता है। और लास्ट में हमने सेल मेम्ब्रेन के कार्य के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे जो ऑर्गन पढ़ेंगे, सेल ऑर्गन पढ़ेंगे, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो एवी कोलिकर ने की थी 1857 में। ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है, यह नाम सी बेंडा के द्वारा दिया गया था। ठीक है। और एल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। ठीक है। खोज एवी कोलिकर ने की थी 1857 में। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा के द्वारा दिया गया था, जबकि एल्टमैन ने इन्होंने बायोप्लास्ट नाम दिया था। अब इनका हम साइज देखें, इनकी जो लेंथ है 1 माइक्रोमीटर से 4 माइक्रोमीटर के बीच होती है, जबकि इनकी चौड़ाई विड्थ ये 0.2 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर के बीच होती है। ये इनकी बेसिक जानकारी है जो हम पढ़ रहे हैं। इसकी जो शेप है, जनरली जो शेप होती है सिलेंड्रिकल या फिर ट्यूबुलर शेप होती है। जनरली इनकी जो शेप पाई जाती है सेल्स में सिलेंड्रिकल या फिर ट्यूबुलर शेप होती है। खोज, माइटोकॉन्ड्रिया नाम, बायोप्लास्ट नाम, इनकी लेंथ क्या होती है, साइज क्या होती है और इनकी शेप हमने देख ली है। नेक्स्ट हम जो इसके बारे में बात करेंगे वो होते हैं इनकी संख्या। अलग अलग कोशिकाओं में इनकी संख्या भिन्न भिन्न पाई जाती है, और ये जो है इनकी कार्यकी के आधार पर पाया जाता है। जो एक कोशिकाओं में संख्या है, कार्य करने की क्षमता के आधार पर इन कोशिकाओं में अलग अलग संख्याएं पाई जाती है। जनरली जो संख्या होती है, जनरली सेल्स में जो नंबर्स होते हैं वो 100 से 200 के अप्रोक्सीमेट होते हैं। ठीक है। जबकि जो अंकुरित सीड हैं, अंकुरित सीड्स में इनकी जो संख्या होती है वह 50 से 100 के मध्य होती है। ठीक है। जबकि जो पक्षियों की फ्लाइट मसल्स होती है, बर्ड्स की जो फ्लाइट मसल्स होती है, उसमें ये 5 लाख प्रति सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है। नॉर्मली जो सेल्स होती है उनमें 100 से 200 के मध्य, जबकि जो अंकुरित बीज होते हैं उनकी कोशिकाओं में 50 से 100 के मध्य, और जबकि जो बर्ड्स की फ्लाइट मसल्स होती है उनमें 5 लाख प्रति कोशिकाएं इनकी संख्या पाई जाती है। और ये जो मान है इनके कार्य करने की क्षमता के आधार पर, जैसे कोशिका को कितना कार्य करना होता है उसके आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या निर्धारित होती है। ठीक है। अब हम इसकी शेप के बारे में पढ़ रहे थे कि इसकी शेप ट्यूबुलर या फिर सिलेंड्रिकल होती है और यह दोहरी झिल्ली युक्त होता है।
दोहरी झिल्ली युक्त अंग होता है, स्ट्रक्चर होती है, जिसकी स्ट्रक्चर ट्यूबुलर शेप होती है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। जो इसकी अंदर की मेम्ब्रेन है वो फोल्ड हो जाती है और फोल्ड होकर ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। जब फोल्ड हो जाती है, इन वलन को बोलते हैं क्रिस्टी। अंदर की जो मेम्ब्रेन है दोहरी झिल्ली युक्त होती है, बाहरी मेम्ब्रेन हो गई, ये जो अंदर की मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, इसको बोलते हैं वलन को जो बोलते हैं फोल्ड्स वलन को जो बोलते हैं उसे बोलते हैं क्रिस्टी। और आंतरिक झिल्ली के अंदर जो तरल पदार्थ, तरल गाढ़ा पदार्थ होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, आधात्री। इसमें खुद का एकल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, एकल सर्कुलर डीएनए, ठीक है। 17S राइबोसोम होते हैं, ये 17S राइबोसोम, ठीक है। इन दोनों झिल्लियों के बीच जो स्पेस होता है इनको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। दोहरी झिल्ली युक्त होता है, आउटर मेम्ब्रेन। जो आंतरिक झिल्ली होती है वो स्ट्रोमा में जो मैट्रिक्स आधात्री होती है उसमें अंदर की तरफ वलन होते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। इसमें एकल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है खुद का और 17S राइबोसोम पाए जाते हैं। इन दोनों झिल्लियों के बीच जो स्पेस अवकाश होता है उसको इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। साथ ही इसमें प्रोटीन सिंथेटिक कुछ पदार्थ भी पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स, फॉर एग्जांपल। ये अपन माइटोकॉन्ड्रिया की सेल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट इसके बारे में हम जो कार्य पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, सेल्स के लिए है, किस प्रकार उपयोगी है, उसके बारे में हम अभी देखेंगे। दोस्तों जो पादप जो हायर जो एनिमल्स या फिर प्लांट्स हैं उनमें जो श्वसन होता है उनमें वायवीय श्वसन के दौरान 3 पद पाए जाते हैं मेनली। एक ग्लाइकोलाइसिस होता है, दूसरा क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स साइकिल, और थर्ड होता है ईटीएस। 3 पदों में श्वसन पूर्ण होता है। इस श्वसन के फलस्वरूप एटीपी जनरेट होती है, जिसमें जो एक ग्लाइकोलाइसिस है ये तो कोशिका का प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव में पूर्ण होता है, प्रोटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन ये जो 2 स्टेप हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ठीक है। अभी ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में एग्जैक्टली कहाँ होते हैं ये हम देखते हैं। क्रेब्स साइकिल जो है आधात्री में होता है, जबकि जो ईटीएस है वो जो हमने दोनों सेल्स जो दोनों मेम्ब्रेन पढ़े थे उनके बीच जो अवकाश होता है इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें होता है, ठीक है। तो श्वसन के फलस्वरूप एटीपी जो जनरेट होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ये इसका कार्य हो गया। अर्थात श्वसन के फलस्वरूप माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है जो कि ऊर्जा होती है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट जो हम ऑर्गन पढ़ेंगे वो है प्लास्टिक लवक।
दोहरी झिल्ली युक्त उपांग होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। ठीक है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। साथ ही है प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, और कुछ प्रोटोजोआ, फॉर एग्जांपल यूग्लिना, इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, एनिमल सेल्स में यह एब्सेंट होता है। दोहरी झिल्ली युक्त होता है, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, और कुछ एक प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल्स में यह एब्सेंट होता है। इसकी खोज जो की थी ई हैकल ने की थी, ई हैकल द्वारा खोजा गया था प्लास्टिड। अब ये वर्णकों के आधार पर प्लास्टिड मेनली जो वर्णक होते हैं उनके आधार पर 3 प्रकार का होता है, वो हम देखेंगे। प्लास्टिड वर्णकों के आधार पर, वर्णकों के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। सेकंड, क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक। और इन द एंड ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यह हायर प्लांट्स में पाया जाता है, हायर प्लांट्स। क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, क्लोरोफिल सी हो गया, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, ये क्लोरोफिल के प्रकार है। दूसरा, क्लोरो जो प्लास्ट में है कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, हायर प्लांट्स में पाया जाता है। पत्तियों का जो हरा रंग है वो इसके द्वारा होता है, क्लोरोफिल के द्वारा। और साथ ही सेसव जो तने हुए, जैसे हमने आम का, अगर आपने कभी देखा होगा छोटा पौधा, तो उसका डंठल जो है यानी एक जो तना है वो हरे कलर का होता है, उसका जो रीजन है हरे रंग का, वो भी क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, दूसरे होते हैं वर्णिलवक। मेनली इनमें जो आते हैं वो वसाविलेक कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जैसे कि जैंथोफिल, ठीक है, कैरोटीन, ये आते हैं। इसके कारण पत्तियों का रंग लाल, पीला, गुलाबी होता है। हमने अमरूद की, अगर आपने पत्तियां सही ढंग से देखी होगी तो उनका कलर थोड़ा रेड कलर का होता है, वो क्रोमोप्लास्ट वर्णिलवक के कारण होता है। ठीक है, इन द एंड लास्ट में जो आते हैं अवर्णिलवक होते हैं, इनमें ये जो कलर हैं एब्सेंट होते हैं, इनके द्वारा कोई वर्णक या फिर कलर दिया नहीं जाता। ये मेनली फूड संचय करते हैं, फूड स्टोरेज। ठीक है, जैसे वसा का संचय हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का हो गया, ठीक है, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, इनका संचय करते हैं, उनको बोलते हैं अवर्णी लवक।
तीन प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड्स क्लोरोप्लास्ट में आते हैं, हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, साथ ही सेसव तने में पाए जाते हैं। दूसरा क्रोमोप्लास्ट वर्णिलवक, इनमें वसाविले कैरोटीनॉइड्स जैसे ज़ैंथोफिल कैरोटीन ये पाए जाते हैं। इनके कारण पत्तियों का या फिर पेड़ पौधों का जो कलर है लाल पीला गुलाबी ये होते हैं। जैसे कि अमरूद की जो पत्तियां होती हैं उनका कलर थोड़ा रेड होता है। इन द एंड एवरडिलॉक होते हैं जो कि फूड स्टोरेज करते हैं, इनके कारण कोई भी कलर नहीं दिया जाता है। जैसे फूड स्टोरेज में जैसे वसा का हो गया, कार्बोहाइड्रेट का हो गया और प्रोटीन का हो गया। अब हम क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल की आकृति कैसी होती है। क्लोरोफिल क्लोरोफिल दोहरी झिल्ली युक्त दोहरी झिल्ली युक्त होता है। इसकी जो शेप है दोहरी झिल्ली युक्त मतलब ये आउटर आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये दूसरी इनर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, इसमें कुछ जालिकावत संरचनाएं पाई जाती हैं। इनको बोलते हैं, एक अकेली को जो बोलेंगे वो बोलेंगे थाइलेकोइड। ठीक है, एक संरचना को हम बोलेंगे थाइलेकोइड। लेकिन ये जब सिक्कों के रूप में यानी कि एक जगह ढेर के रूप में हो जाती हैं, इसको बोलेंगे हम ग्रेना। अगर एक अकेली संरचना हो तो उसको बोलेंगे हम थाइलेकोइड। लेकिन ये अगर ये थाइलेकोइड मिलकर एक चट्टान यानी कि सिक्के जो ढेर के रूप में हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेना। ये हो गई ग्रेना, ये बहुत सारी पाई जाती हैं। ठीक है, और इन तीनों को यानी कि सभी ग्रेना को मिलकर बोलते हैं हम ग्रेनम। ठीक है, एक अकेली संरचना हो उसको बोलते हैं थाइलेकोइड। एक अकेली संरचना सिक्को या फिर चट्टान के रूप में या फिर ढेर के रूप में हो उसको बोलते हैं ग्रेना। लेकिन सभी ग्रेना जो मिलकर बनती हैं वो होती है ग्रेनम। ठीक है, आपस में थाइलेकोइड नलिका रूपी संरचना से जुड़े हुए होते हैं। इनको बोलते हैं पीठिका पटलिका। ठीक है, नलिकावत संरचना जो कि दो या दो से अधिक थाइलेकोइड को आपस में मिलाते हैं उसको बोलते हैं पीठिका पटलिका। इसके अंदर तरल पदार्थ गाढ़ा जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन है स्ट्रोमा लैमेली। दोहरी झिल्ली युक्त अंग होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। सिक्के के एक थैली नुमा संरचना होती है, थैली जालिका नुमा संरचना, उसको बोलते हैं थाइलेकोइड। जब ये थाइलेकोइड आपस में मिलकर एक ढेर के रूप में हो जाते हैं उसको ग्रेना बोलते हैं, और सभी ग्रेना मिलकर ग्रेनम बनाती है। और जो दो या दो से अधिक थाइलेकोइड को एक नलिका रूपी जालिकावत संरचना आपस में मिलाती है उसको बोलते हैं पीठिका पटलिका या फिर स्ट्रोमा लैमेली। और साथ ही जो अंदर की मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, उसके अंदर तरल गाढ़ा पदार्थ भरा होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इसमें भी खुद का एक डीएनए पाया जाता है,
साथ में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्लोरोफिल की संरचना हो गई। अब क्लोरोफिल के भी कुछ एक टाइप है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। ये हम देखते हैं कि क्लोरोफिल ए में अंतर क्या है और बी में अंतर क्या है, जो कि बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। ठीक है, और हम ये भी पढ़ेंगे क्लोरोफिल ए किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी डी ई किसमें पाया जाता है। क्लोरोफिल, अभी हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। पहले तो किसमें क्या क्या अंतर होता है और क्या क्या सिमिलैरिटी। ये यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, अर्थात ये तो पाया ही जाएगा वैश्विक रूप से। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है C55H-O5N4Mg। ठीक है, यह यूनिवर्सल पिगमेंट नहीं होता है। इसका जो सूत्र होता है C55H72, सॉरी H70O6N4Mg। आप अंतर देख रहे हो, यहाँ पर H70 है, 72 है, O5 O6। अब इसका डिफरेंस क्या है, इसमें जो हेड पार्ट है, इसमें दो पार्ट होते हैं, हेड और टेल। हेड पार्ट में कार्बन संख्या 3 पर CH3 समूह होता है। क्लोरोफिल में हेड पार्ट में कार्बन संख्या 3 पर CH3 समूह होता है, जबकि इसमें हेड पार्ट में कार्बन संख्या 3 पर CHO समूह होता है। मतलब दो तो हाइड्रोजन कम हो गए और एक ऑक्सीजन ज्यादा हो गया। ठीक है, इसलिए इसमें दो हाइड्रोजन कम है, एक ऑक्सीजन ज्यादा है। सी कार्बन संख्या 3 पर CH3 समूह के स्थान पर CHO समूह पाया जाता है क्लोरोफिल बी में। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस हो गया। ये हायर प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, मेनली दोनों हायर प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, ये सिमिलरिटी है इन दोनों में। क्लोरोफिल ए जो प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो क्लोरोफिल ए मिड में पाया जाता है, जबकि कैरोटेनॉइड्स क्लोरोफिल ए भी साइड में पाए जाते हैं। जो एब्जॉर्ब प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने का कार्य होता है वो क्लोरोफिल ए मेनली रूप से करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल सी मेनली रूप से ब्राउन एल्गी, ठीक है, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, इनमें क्लोरोफिल सी पाया जाता है। ये दोनों, ये तीनों आते हैं प्रोटोजोआ में। RS विटेकर ने जो पंचजगत प्रणाली दी थी, मोनेरा, प्रोटोजोआ, फंजाई, तो प्रोटोजोआ में आते हैं ब्राउन एल्गी, डायटम और डायनोफ्लैजिलेट्स, जिनमें क्लोरोफिल सी पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल डी जो है वो रेड एल्गी में पाया जाता है। एक क्लोरोफिल ई होता है जो येलो ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, येलो ग्रीन एल्गी में। ठीक है, क्लोरोफिल सी ब्राउन एल्गी भूरे सवालों में, डायटम्स में, डायनोफ्लैजिलेट्स में, जो कि प्रोटोजोआ के पार्ट होते हैं।
क्लोरोफिल डी रेड एल्गिन पाया जाता है, जबकि क्लोरोफिल ई येलो ग्रीन एल्गिन, लाल शैवाल और ये पीले हरे शैवाल। ठीक है ना, ये हमने क्लोरोफिल के बारे में पढ़ लिया। अब जो ये क्लोरोफिल है इसका काम हम देख लेते हैं, क्या काम होता है। कार्य, वैसे तो सभी को पता होगा प्रकाश संश्लेषण जो है, क्लोरोफिल का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण, मतलब प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जब बदलने की बात आती है तो ये जो कार्य करता है वो क्लोरोफिल करता है। ठीक है, क्लोरोफिल प्रकाश इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं S2 के दौरान। ठीक है, क्लोरोफिल करता है प्रकाश संश्लेषण, ये इसका कार्य हो गया। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपरिद्रवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपरिद्रवी जालिका। इसकी जो खोज है पोर्टर एंड थॉमसन के द्वारा की गई थी। ठीक है, खोज पोर्टर और थॉमसन के द्वारा। एकल झिल्ली युक्त अंग होता है, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था। यूकैरियोट्स में पाया जाता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, एकल झिल्ली युक्त होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, साथ ही एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है। अब ये जो है प्रोटोप्लाज्म में एक जालिकावत आपस में जुड़ी हुई नलिका मुनि संरचना होती है, जो कि लगभग केंद्र से सटी हुई होती है। ये मान लो कोई कोशिका है, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये केंद्रक हो गया, ये केंद्रक हो गया, इससे सटी हुई जालिका नुमा संरचना होती है। ठीक है, ये होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। ठीक है, केंद्र से सटी हुई आपस में जुड़ी हुई जालिकावत नलिकानुमी संरचना होती है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। अब जब इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं तो इसको बोलते हैं SER, मतलब चिकनी अंतःप्रेद्रवी जालिका। लेकिन अगर इसकी बाहरी सतह पर अगर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो इसकी जो सतह है थोड़ी रफ हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, जिस कारण इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःप्रेद्रवी जालिका कहते हैं। अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली दो प्रकार की होती है, जो कि इसके सतह पर राइबोसोम के प्रेजेंट और एब्सेंट होने पर निर्भर करती है। ठीक है, टू टाइप्स, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसकी बाहरी जो सतह पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसकी जो बाहरी सतह है इस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट, इसका जो मेन कार्य है वो है लिपिड का संश्लेषण करना, लिपिड सिंथेसिस। SER का जो मेन कार्य है वो है लिपिड सिंथेसिस, जबकि RER का काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन सिंथेसिस।
आरईआर प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है, जबकि एसईआर लिपिड संश्लेषण में भाग लेता है। आरईआर राइबोसोम हम पढ़ेंगे अनुलेखन अनुवादन, तो राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है आरईआर, ठीक है ना। नेक्स्ट जो अंग है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।